लड़का लड़की चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर गलत काम करोगे तो उसका परिणाम भी गलत ही होगा। जन्नत निकट और रुखसार, यह दो लड़कियां सगी बहनें थी और यह जिला बिजनौर के नूरपुर की रहने वाली थी। रामनगर कैसे पहुंची, दिल्ली कैसे पहुंची और उनकी इतनी भयानक मौत कैसे होती है। एक बहन तो रुखसार देह व्यापार में पहुंच जाती है, जो जिस्म फरोशी करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन दूसरी लड़की इस काम के लिए तैयार नहीं होती है तो उसके मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, रुखसार और जन्नत के दोस्त, एक था सोनू सैनी और जन्नत का जो पति था वह था अंकित शर्मा, यानी अंकित ब्राह्मण था और सोनू सैनी था। दोस्तों, बड़ी ही रत्नाकर कहानी है। इस कहानी का सुनाने का मतलब किसी धर्म या मजहब से जोड़ना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको एक सीख देनी है कि कोई भी धर्म हो या मजहब हो, वह गुनाह के रास्ते पर आपको कतई नहीं ले जाता है। धर्म मजहब यह नहीं कहता कि आप क्राइम करो, बल्कि धर्म और मजहब तो आपको एक अच्छी जिंदगी गुजारने की सीख देता है। बस इसी पर आधारित है आज की रामनगर की यह कहानी। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं किंग तस्लीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्स तस्लीम हिंदी फैक्ट्स। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत मिलती है और मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हो जाता हूं। तो दोस्तों, आज आपको रुखसार और जन्नत, इन दो बहनों की कहानी और दो दोस्तों की कहानी, एक था अंकित शर्मा और एक था सोनू सैनी। बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। तो चलिए कहानी शुरू करता हूं विस्तार के साथ। 15 जून 2019 दिन था, शनिवार का टाइम था सुबह का। सुबह को लोग अपने घर से वॉक करने के लिए जब बाहर निकलते हैं तो नहर किनारे लोग भाग दौड़ कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। तो उनकी नजर जब सूखी हुई नहर के अंदर पड़ती है तो वह क्या देखते हैं कि एक ला पड़ी हुई है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और मालूम हो रहा था कि वह किसी औरत की लाश है। कुछ लोग तो वहां से यह मंजर देखकर कल्टी हो जाते हैं, यानी निकल लेते हैं, और कुछ लोग वही यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह लाश इस नहर में कहां से आई और किसकी है। तभी एक गांव के रहने वाला कुलदीप महेश्वरी नाम का एक लड़का अपनी जेब से फोन निकालता है और रामनगर थाने में फोन मिला देता है। रामनगर पुलिस कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है। पुलिस ने देखा कि उस औरत की लाश को काफी डैमेज किया गया था, यानी कि उसके चेहरे को जला करके उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की गई थी। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, उसके मुंह में कपड़ा ठुसावी थी कि इस सामान से इस औरत को जलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन यह उसकी किस्मत कहिए या उसका नसीब कहिए या यह कहिए कि उस औरत को इंसाफ मिलना था कि वह पूरी तरह से ना तो उसके कपड़े ही जल पाए थे और ना ही पूरी तरह से उसका चेहरा डैमेज हो पाया था, यानी कपड़ों से भी साफ जाहिर लग रहा था कि उसने लाल रंग के सूट सलवार पहना हुआ है और चेहरे से भी ऐसा लग रहा था कि अगर कोई जानने वाला, इसको पहचानने वाला इस चेहरे को गौर से देखेगा तो इसकी पहचान आसानी के साथ हो जाएगी। पुलिस ने वहां लाश को देख करके आपने आला अधिकारियों को भी फोन कर दिया था, तो वहां के जो आला अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे, वह भी मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं। अब सबसे पहले लाश को नहर से बाहर निकाला गया और फिर वहां जो भीड़ आसपास में जमा थी, जो लोग वहां पर खड़े हुए थे, उन सबसे बारी बारी उस लाश को दिखा करके उसकी शनाख्त लेन। वहां पर सभी लोग असमर्थ रहे, कोई भी उस लाश की शिनाख्त नहीं कर पाया। हर किसी ने मना कर दिया कि हम इस औरत को नहीं जानते हैं, हमने कभी इसको यहाँ आसपास में कहीं भी नहीं देखा है। बहरहाल पुलिस के आगे सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सबसे पहले इस लाश की अगर पहचान हो जाए तभी कोई कार्रवाई आगे बढ़े। अब उसको वहां से उठाते हैं और फिर उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद उसको मोर्चरी में रखवा दिया जाता है।
उसके बाद में फिर अखबारों में उसके फोटो छपवा दिए जाते हैं। समाचार पत्रों में सभी जगह जहां जहां मुमकिन हो सका पुलिस ने उस लाश के फोटो छपवा करके उसकी शनाख्त की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। तभी एक पास के गांव का एक छोटे नाम का आदमी थाने में पहुंचता है और कहता है कि साहब 4 महीने से मेरी पत्नी लापता है, मैं उसको ढूंढते ढूंढते थक गया, आप मेरी मदद करें। मैंने थाने में भी दूसरे थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। मुझे पता चला समाचार पत्रों से कि किसी औरत की लाश आपने मोर्चरी में रखवा है, हो सकता है वह मेरी पत्नी हो। पुलिस वाले उस लाश की पास जब उसको ले जाते हैं तो उसको वह देख कर के सुकून की सांस लेता है और कहता है कि ये सर यह मेरी पत्नी नहीं है। पुलिस वाले कहते कि इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी पत्नी नहीं है। वह कहता है कि साहब मेरी पत्नी के हाथ पर मेरा नाम गुदा हुआ है, जबकि इसके दोनों हाथ साफ सुथरे हैं, किसी का कोई भी नाम इसके हाथ पर गुदा हुआ नहीं है। अब पुलिस फिर नाकाम थी कि एक बार फिर उस लाश की शनाख्त गई थी। जब पुलिस को कोई भी कामयाबी लगभग 3-4 दिन तक नहीं मिलती है तो फिर उसके पेम्पलेट छपवा जाते हैं और आसपास के थानों के आसपास के गांव में, शहरों में, होटलों में, यहाँ तक के दिल्ली के जमुनापार इलाका, भजनपुरा, सीलमपुर और आपका ब्रह्मपुरी, मौजपुर, मुस्तफाबाद, इन इलाकों में भी उसके पेम्पलेट लगाए जाते हैं। यहाँ से अब पुलिस को एक कामयाबी मिलती है। लगभग 4-5 दिन के बाद एक आदमी रामनगर पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वह दिल्ली से गया था। दिल्ली के भजनपुरा का रहने वाला वह आदमी था। उसने कहा कि सर मेरा नाम अंकित शर्मा है, जो आपकी तरफ से पेम्पलेट छपवा गए जिस औरत की लाश का आपने इस फोटो में जिक्र किया है, और आपने यह भी लिखा है कि अगर कोई जानकार इसको पहचानने वाला आए तो अभी तक ये मोर्चरी में सुरक्षित रखी है। इस औरत को मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि इस औरत का हुलिया हूबहू मेरी बीवी जन्नत निखत से मिलता हुआ है। पुलिस वाले उसको मोर्चरी ले जाकर उसकी पहचान कराते हैं तो वो उसकी पहचान कर देता है और कहता है कि सर वाकई में यह मेरी बीवी जन्नत निकतपुरी। जब पुलिस वाले उससे उसका नाम पूछते हैं तो वह बताता है कि सर मेरा नाम अंकित शर्मा है और मैं भजनपुरा में ही रहता हूँ। पुलिस वाले यह देखकर हैरान थे कि अंकित शर्मा एक ब्राह्मण है और यह मरने वाली औरत जो है ब्राह्मण है, और यह मरने वाली औरत जो है जिसके बारे में अंकित बता रहा कि यह निखत जन्नत निखत अंसारी यानी एक मुस्लिम लड़की है। अब पुलिस को शक होने लगा था कि कहीं पुलिस से बचने के लिए यह इसकी पहचान करने तो नहीं आ गए और हो सका किसी प्लान के तहत इसने ही या इसके घर वालों ने, परिवार वालों ने इसको मौत की नींद सुला दिया हो। वजह रही हो क्योंकि यह मुस्लिम लड़की है और यह ब्राह्मण है। इसके घर वालों को इसके साथ में रहना पसंद ना हो, किसी वजह से, वजह कोई भी हो सकती है। अंकित शर्मा अब पुलिस के शक के घेरे में था और उसको हिरासत में ले लिया जाता है। अंकित हाथ जोड़ता है, मिन्नतें करता है कि सर अगर मैं मुजरिम होता तो मैं फरार हो जाता, मैं यहाँ क्यों आता, मैंने तो अपनी पत्नी की आकर के यहाँ शिनाख्त की है और वह लगभग काफी दिनों से मुझसे नाराज थी और वह नाराज होकर अपने बहनोई सोनू के पास यहाँ रामनगर में आ गई थी और मुझे यह पता था कि वह कुछ दिनों से अपने जीजा सोनू के टच में रहती थी। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि यह सोनू कौन है, तो अंकित शर्मा ने बताया कि जन्नत निखत की जो बड़ी बहन रुखसार थी, सोनू उसका पति है और वह उसका पति अपनी साली पर भी नजर रखता था, इसीलिए उसके चक्कर में मेरी पत्नी अपने जीजा के पास में आ गई थी और मुझे तो शक है कि कहीं सोनू ने ही उसको इधर उधर ना कर दिया हो। इसलिए वह लिखित में एक तहरीर सोनू के खिलाफ दे देता है थाने में। जब सोनू के खिलाफ थाने में लिखित में तहरीर दे दी गई तो अब पुलिस तलाश करती है सोनू को। जब सोनू का पता किया गया, उसके घर पर दबिश दी गई तो सोनू घर से फरार था। पुलिस को यकीन हो गया कि इस केस में हो ना हो सोनू सैनी का ही हाथ हो। कुछ दिन इधर उधर पुलिस को टहला के बाद एक दिन
मुखबिर से खबर मिली कि सोनू एक जगह छुपा हुआ है। खबर पक्की थी। मुखबिर ने खबर दी थी कि सोनू जो है वह चोर पानी स्टोन क्रेशर के पीछे छुपा हुआ है। आप वहां पर छापेमारी करो तो आपको मिल जाएगा। पुलिस ने जब मौके पर जाकर दबिश दी पर छापेमारी की तो सोनू सैनी वहां पर मिल गया था। सोनू को लाकर के जब उससे पूछताछ की गई और जब उसको जन्नत का चेहरा दिखाया गया तो वह देखते ही उसको उसने पहचान कर दी और जल्दी पुलिस की मार के आगे और पुलिस के सवालों के आगे सोनू सैनी टूट जाता है और वह जो हकीकत बयान करता है दोस्तों, वह एक ऐसी कहानी निकलती है जिसको सुनक के पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। सोनू मूल रूप से ही रामनगर का रहने वाला था, लेकिन वह पहले से ही यानी शुरू से ही जब उसने होश संभाला तो एक आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति बन गया था। घर वाले उससे बहुत परेशान रहते थे और फिर उन्होंने सोचा कि अगर सोनू की शादी कर दी जाए तो फिर वह सुधर जाएगा। इसलिए उन्होंने एक दूर की रिश्तेदार अमरोहा जिले में उसकी शादी करा दी। लेकिन पत्नी के आने के बाद भी सोनू सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ गया था। अब सोनू जो है वह तरह तरह से हथकंडे अपना तरह तरह से 2 नंबर की कमाई करता और फिर वह उसको अपनी अयाशी में उड़ा देता। फिर वही सोनू के दिमाग में एक विचार आता है। उसने देखा कि जहां पर वह रहता है रामनगर इलाके में एक यह पर्यटन स्थल है। यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं, मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। वहाँ पर होटल है, रिसोर्ट हैं और उन होटलों में रिसोर्ट में लड़कियों को परोसा जाता है, यानी वहाँ पर देह व्यापार चलता है। अब उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर उसने इस धंधे में कदम रखा तो फिर उसकी आमदनी में 4 चांद लग जाएंगे। और यही सोचकर कुछ औरतों के साथ जो पहले से ही उसकी दोस्ती थी, आपराधिक मानसिकता था तो वह पहले ही था और औरतों का रसिया भी था। कई औरतों से उसके संबंध थे जिनसे वह मौज मस्ती किया करता था, अपनी गाड़ी कमाई उनके ऊपर लुटाया करता था। और जब उन औरतों से उसने बात की कि 50 पर मैं तुम्हें दूंगा, 50 पर अपने पास रखूंगा, एक रात में हमें 10 या 20 हजार की कमाई होगी, तो फिर वह औरतें उसके झांसे में आ जाती हैं। और फिर बड़े होटलों में जाकर उसने अपनी सेटिंग कर ली थी। जो बड़े रईस लोग बाहर से घूमने के लिए रामनगर पहुंचते थे और रात को उन्हें लड़कियों की सर्विस चाहिए होती थी, उन होटलों में अब उसकी सेटिंग पूरी हो गई थी और वह अब अपने तौर से उन औरतों को लड़कियों को सप्लाई करने लगा था। इसी तरह से जब उसकी पत्नी को पता चला कि उसका पति सोनू जो है वह देह व्यापार के धंधे में मुलस है, अब घर में पैसा भी मोटा आ रहा था, इसलिए उसकी पत्नी ने बिल्कुल चुप्पी साध ली और वह उसका साथ देने लगी। कभी कभी तो ऐसा होता कि सोनू अपनी पत्नी को ही उनके सामने परवतिया करता था। दोस्तों, इसी तरह से रामनगर में घूमने आई जिला बिजनौर के नूरपुर की रुखसार सोनू के संपर्क में आती है। दोनों की जब आंख लड़ती है, क्योंकि सोनू जो था वह देखने का बहुत हसीन और खूबसूरत था, किसी भी लड़की को फंसाने का फन यानी हुनर उसके अंदर था, इसीलिए अब रुखसार भी उसकी नजरों का शिकार हो गई थी। दोनों में फिर दोस्ती हुई, फोन पर बातें चलने लगी कि एक दिन रुखसार जो है अपना घर छोड़ करके वह सोनू के साथ आ जाती है और उससे शादी कर लेती है। सोनू क्योंकि रुखसार जैसी खूबसूरत और हसीन लड़की को पाकर बहुत खुश था, वह उससे भी धंधा कराना चाहता था, लेकिन वह अभी उस पर यह जाहिर नहीं होना चाहता था कि उसका पति सोनू सैनी किस धंधे का काम करता है। अभी वह अपने प्यार के जाल में उसको इतना वर्गला देना चाहता था, इतना मदहोश कर देना चाहता था कि जब वह इस काम के लिए उससे कहे तो फिर वह मना ही ना कर सके। इसलिए सोनू ने शुरू के दिनों में अपनी पत्नी रुखसार के ऊपर खूब पैसा खर्चा करना शुरू कर दिया, खूब उसके ऊपर लुटाना शुरू कर दिया। अपनी पहली पत्नी मीना से उसने कहा था कि शादी करना तो एक बहाना है, मैं तो इस लड़की को इस धंधे में लेकर के आया हूँ और तुम्हें पता है कि यह लड़की जितनी खूबसूरत है हमारे लिए लाखों रुपए कमा करके देगी, इसलिए उसकी पत्नी को भी कोई ऐतराज नहीं होता है। सोनू बाकायदा शादी करके रुखसार के साथ रह रहा था। जब वह रुखसार को पूरे अपने भरोसे में ले लेता है
तो फिर वह उससे सारी हकीकत बता देता है कि वह किस धंधे में रहता है और इतनी मोटी रकम रोज के 10 से 20 हजार जो उसके घर में आते हैं वह कहाँ से आते हैं। और फिर वह बड़े आराम से रुखसार को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम भी इसमें हाथ आजमाओ तो आसानी के साथ कोई भी बड़े लोग रईस लोग तुम्हारी एक रात की कीमत 40,000 या 50,000 तक दे सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हें ऐतराज ना हो मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। रुखसार आज के दौर में जिसके पास पैसा है वही इस दुनिया में जी सकता है। सर उठाकर यहाँ हम क्या कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन समाज में हम सर उठाकर चलेंगे। हमारे पास गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, हम ऐश करेंगे। यानी पूरी तरह से अपने प्यार के जाल में और अपनी बातों के जाल में सोनू सैनी रुखसार को उलझा देता है और रुखसार इस धंधे के लिए राजी हो जाती है। और फिर शुरू होता है जिस्म फरोशी का रुखसार के साथ रोज का यह काम। वो कभी किसी जगह कभी किसी होटल में रहती, कभी कभी बड़े लोगों के साथ अलग रूम में भी चली जाया करती थी। इसी तरह से चल रहा था। अब रुखसार की माँ जो थी वह दिल्ली भजनपुरा में रहती थी। सोनू सैनी को पता लगा कि भजनपुरा में रुखसार की माँ सलीमा जो है, इत्तफाक की बात कि वह भी देह व्यापार के धंधे से जुड़ी हुई है। अब सास और दामाद की जो मुलाकात हुई और एक दूसरे के धंधे का जब पता चला तो दोनों लगभग एक ही धंधे के निकले। तो अब उसकी मुलाकात आपस में एक दूसरे से होती रहती है। सलीमा ने भी अभी यह सोचा कि दिल्ली जैसी छोटी जगह में यानी दिल्ली में यह दे व्यापार का धंधा बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी जगहों में बहुत ज्यादा लड़कियां इस काम को डोट करती है। वहां पर लोगों से ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं। वह यह सोचती है कि अगर रामनगर में सोनू के साथ मिलकर के यह काम किया जाए, दिल्ली से लड़कियों को सप्लाई रामनगर में की जाए तो वह ज्यादा पैसा कमाएगी। और फिर वह अपने दामाद के साथ मिलकर के इस काम को शुरू कर देती है। बहरसाल उधर भजनपुरा में ही सलीमा की एक बेटी थी जन्नत, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और इस पैसे से बिल्कुल ही अनजान थी। वह जवान थी, खूबसूरत थी, किसी मॉडल से कम नहीं थी। इसलिए पास में ही मोहल्ले में ही रहने वाले अंकित शर्मा लड़के की नज़र जो है वह जन्नत से लड़ जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सलीमा को जब पता चलता है कि जन्नत जो है वह अंकित शर्मा से प्यार करती है तो उसे उनके प्यार पर कोई ऐतराज नहीं हुआ और वो दोनों की शादी करा देती है। अंकित शर्मा सलीमा के धंधे से ना वाकिफ था, यानी उसे यह पता नहीं था कि सलीमा जन्नत की माँ क्या काम करती है। जब शादी के बाद अंकित शर्मा का सलीमा के घर आना जाना शुरू हुआ तो उसको हकीकत जान करके बहुत दुख हुआ कि उसकी सास यानी उसकी पत्नी की माँ जो है वह देह व्यापार का लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा कराती है। यह देखकर कि उसने सलीमा से अब कटनी काटनी शुरू कर दी, यानी उसके आना जाना कम कर दिया। और अपनी बीवी उसने जन्नत को भी ताकीद कर दी और यह कहा कि अब तुम्हें अपनी माँ से मिलने उसके घर नहीं जाना है। तुम्हारी माँ तो बहुत गंदी औरत है, लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा करती है, एक दलाल है, कोठा चलाती है। यह बात रुखसार को बहुत बुरी लगती है अपने पति की और वह अपने पति से झगड़ा करने लगती है। इसी झगड़े में बात इतनी बढ़ती है कि मामला थाने पहुंचता है। थाने पहुंचने के बाद मामला फिर मुकदमा हुआ तो मामला कोर्ट तक भी पहुंचा, जो आज तक वह मामला हाई कोर्ट में दिल्ली विचाराधीन है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जन्नत अंकित से नाता तोड़ लेती है और वह उसका घर छोड़ करके अपनी माँ के यहाँ आ जाती है। उसके बाद उसे फिर तमन्ना हुई अपनी बहन के यहाँ रामनगर जाने की, तो वह रामनगर जाती है घूमने के लिए। जब वह अपने जीजा सोनू को देखती है तो उसकी खूबसूरती और उसके ठाट बाट और उसके रहने के अंदाज पर वह फिदा हो गई थी। इसलिए अब वह जब वापस दिल्ली गई तो फिर उसने अपना सामान उठाया और अपने जीजा से बात की। उसके जीजा ने कहा कि तुम रामनगर आ जाओ, तुम्हारे रहने का मैं इंतजाम कर दूंगा। और फिर वह दिल्ली छोड़ करके अपने पति को छोड़ करके बिना तलाक लिए रामनगर सोनू के पास पहुंच जाती है। सोनू उसको एक अलग से कमरा रहने के लिए लेवा करके दे देता है और उसके रहने का और खर्च का पूरा
याल रख है उसने अपनी पत्नी से कह दिया था कि अब यानी रुखसार की बहन जो है वह जन्नत भी यहाँ आ गई है। रुखसार तो पहले ही इस धंधे में कदम रख चुकी है। मैं धीरे धीरे जन्नत को भी अपने शीशे में उतार लूंगा और उसे भी इस धंधे में धकेल दूंगा। दोनों बहनें इस धंधे में अच्छा नाम कमाएंगे, अच्छी शोहरत हासिल करेंगी और पैसा भी अच्छा कमाएंगे और हमें यह सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित होंगी। उसके बाद में धीरे धीरे दोनों के यानी जीजा साली के बीच में बातें बढ़ती हैं, मुलाकातें बढ़ती हैं और वही होता है जैसा कि सोनू ने सोचा था। उसकी मुलाकातें बढ़ने के बाद जन्नत से जन्नत उसके ऊपर दिल हार बैठती है। अब दोनों के बीच में नाजायज संबंध भी हो जाते हैं। जन्नत सोनू के ऊपर इतनी आशिक हुई, उसने यह भी नहीं देखा कि वह जिस लड़की से इस काम को करवाने के लिए तैयार है पहले ही उसकी बहन को उस धंधे में धरकल चुका था। जब यह रुखसार को पता चला कि सोनू उसकी बहन जन्नत को भी इस धंधे में धकेलना चाहता है तो अब वह अपनी बहन के लिए फिक्रमंद होने लगी और उसने साफ मना कर दिया और वह सोनू के साथ झगड़ा करने लगी। इसी बात को लेकर के फिर रुखसार जो है वह सोनू से अलग हो जाती है। अब उसको खुली छूट मिल सकी थी कि वह जन्नत के ऊपर नजर रख सके। अब सोनू हर वक्त जन्नत के पास पड़ा रहता। उसको अपने प्यार के जाल में उसने ऐसा फंसाया कि जन्नत उसके प्यार के जाल से निकल ही नहीं पाई। और फिर जन्नत कहने लगी सोनू से कि मेरी बहन तो तुम्हें छोड़ कर जा चुकी है, तुम मुझसे शादी कर लो। सोनू जन्नत से शादी करने के लिए कतई भी तैयार नहीं था। ऑलरेडी पहले ही एक पत्नी उसकी अपनी बिरादरी की थी, दूसरी पत्नी उसकी रुखसार थी। भले ही रुखसार उससे नाराज होकर अलग रह रही थी लेकिन थी उसकी पत्नी। अब तीसरी पत्नी को वह उससे शादी करके जी का जंजाल बनाना नहीं चाहता था, वह तो उससे धंधा कराना चाहता था। फिर इसी तरह से जब टाइम गुजरता है तो एक दिन शराब के नशे में धुत सोनू अपनी साली जन्नत से अपनी बात को कहता है कि मैं जो धंधा करता हूँ उसमें बड़ा पैसा है और बहुत पैसा मिलेगा और चाहो तो तुम भी इस धंधे में आ सकती हो। जन्नत यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसने कहा कि जीजा मैं तो तुमसे यहाँ प्यार के लिए आई थी, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती थी क्योंकि मेरे पति से मेरी बात बन नहीं रही थी। मैं यहाँ धंधा करने नहीं आई हूँ। अब सोनू के साथ रहते हुए जन्नत भी शराब की आदी हो चुकी थी, इसलिए दोनों शराब पीते। दोनों के विचार एक थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। किसी भी तरह से जन्नत देह व्यापार का धंधा करने के लिए तैयार नहीं थी। जब उसने जन्नत को ज्यादा मजबूर किया तो फिर जन्नत ने कहा अगर तुम मेरे ऊपर ज्यादा जोर डालोगे और मुझसे शादी नहीं करोगे तो फिर मैं पुलिस में जाकर के सारी सच्चाई तुम्हारी बता दूंगी कि तुम्हारा धंधा क्या है। सोनू ने जब अपनी पहली पत्नी से इस बात को कहा कि जन्नत हमारे लिए खतरा साबित हो सकती है तो उसने अपने भाई को बुलाया। उसका भाई गुड्डू जब अपने बहनोई की यह बात सुनता है तो तीनों ने बैठकर मशवरा किया कि जन्नत को रास्ते से हटा देते हैं और फिर अपने प्लान पर अमल करने के लिए किसी सही टाइम का इंतजार करने लगते हैं। और फिर एक दिन जब शराब के नशे में दूध जन्नत और सोनू के बीच में तकरार होती है तो फिर सोनू जन्नत को मारने पीटने लगता है क्योंकि नशे में पहले ही थी और वह बेहोश हो जाती है। फिर सोनू एक बिजली का तार उठा करके जन्नत का गला घोर देता है। अब गुड्डू और सोनू यह सोच रहे थे कि इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाया जाए। उनके मन में विचार आया। उन्होंने वैगन गाड़ी जो सोनू के पास पहले ही थी जिसमें वह लड़कियों को एक होटल से दूसरे होटल में ले जाया करता था, उस गाड़ी में उसकी लाश को डाला और फिर सूखी नहर में ले जाकर उसको फेंक दिया। फिर सोनू और गुड्डू वहां पर मशवरा करते हैं कि इस्लाम को अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो इसकी पहचान हो जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। इसलिए वह पेट्रोल पंप जाते हैं, वहां से पेट्रोल लेकर आते हैं और पेट्रोल लाकर के उसके ऊपर छिड़क देते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं। बेफिक्र होकर फिर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब नहर पर वहां लोग घूमने आते हैं तो उस लाश को देखते हैं। बात पुलिस तक पहुंचती है
और इस तरह से सोनू पुलिस के हथे चढ़ा था। सारी सच्चाई पुलिस को सोनू ने बता दी थी कि किस तरह से 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद उसने कर दी थी। एक को दे व्यापार के धंधे में धकेल दिया था और दूसरी को उसने मौत के घाट उतार दिया था। कोई दूध की धुली हुई जो है वह रुखसार और जन्नत भी नहीं थी। उनकी माँ पहले ही दे व्यापार का धंधा करती थी और वह भी इसी तरह की लड़कियां थी। अगर वह इस तरह की लड़कियां ना होती तो शायद वह सोनू के चुंगल में न फंसती और ना ही एक को मौत मिलती और एक को व्यापार का धंधा मिलता। उसके बाद में पुलिस ने सोनू को अदालत में पेश किया और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, अपनी अपने घर में अपने बच्चों पर ख्याल रखें कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लड़की हो या लड़का, किसी का कोई बुरा नहीं होता। औलाद तो औलाद होती है, लेकिन अगर बुरा कुछ होता है तो उनके फेल होते हैं, उनके काम होते हैं। अगर आपकी औलाद आपके कहने में नहीं है और आपको वह अनसुना करती है, इग्नोर करती है, आपकी बात नहीं मानती है, तो एक ना एक दिन वह आपकी इज्जत को नीलाम जरूर कर देगी। इसलिए पहले ही समय रहते अपने बच्चों पर ध्यान रखें, अपने बच्चों को समझाएं, उनको अच्छे संस्कार दे। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।